ब्रिटेन की संघीय शासन प्रणाली के विशेषताओं और गुणों के बारे में मैंने गत व्याख्यान में आपको बताया। जहाँ संघीय शासन प्रणाली के गुण हैं, स्वाभाविक है, वहाँ उसकी कुछ कमियां भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक विषय, प्रत्येक दृष्टिकोण केवल गुणों से युक्ति नहीं होता, उसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां या उसके कुछ अवगुण भी होते हैं। जब तक किसी सिद्धांत में गुण और अवगुण दोनों ना हो, तब तक उसका विश्लेषण पूरा नहीं होता है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको संसदीय प्रणाली के दोषों के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध, अर्थात ब्रिटेन की संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध ही नहीं होता, अपितु सदस्य भी दोनों में एक तरह से कॉमन होते हैं। वही सदस्य व्यवस्थापिका के बहुमत दल के सदस्य बनकर व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदन में विराजमान होते हैं और वही सदस्य कार्यपालिका में प्रधानमंत्री पद और मंत्रिमंडल के सदस्य भी उनमें से ही चुने जाते हैं। ब्रिटेन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों को एक ही व्यक्ति समूह के हाथों में केंद्रित कर दिया जाता है। ऐसा करने से शक्ति के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मानने वालों का यह मत है कि यदि समाज में नागरिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखना है और शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है, तो शक्तियों का पृथक्करण अवश्य किया जाना चाहिए। सिज़विक ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि संघीय शासन के गुणों को गंभीर त्रुटियों के द्वारा ही खरीदना पड़ता है। अर्थात संघीय शासन प्रणाली के गुणों को प्राप्त करना है तो उसके दोषों को भी स्वीकार करना पड़ता है। इसी प्रकार मोंटेस्क्यू ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन किया था, ब्रिटिश और भारतीय शासन व्यवस्था उसी का उल्लंघन करती है। अर्थात जो विचारक मानते हैं कि सरकार की यदि 3 शाखाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें, अपने दायित्वों का निर्वाह करें। तीनों में स्पष्टतया अपने अपने शक्ति दायित्व का पृथक्करण होना अनिवार्य है। अर्थात व्यवस्थापिका नीति का निर्माण करे, कार्यपालिका शाखा नीति का क्रियान्वयन करे और न्यायपालिका शाखा उस नीति निर्माण और क्रियान्वयन में संविधान के प्रावधानों का विश्लेषण करे। अर्थात यदि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है तो नीति के निर्माण के समय उस नीति को अवैध घोषित करे, और यदि नीति का क्रियान्वयन में उसके नीति के उपबंधों का उल्लंघन हो रहा है, प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, तो उस क्रियान्वित नीति को अवैध घोषित करे। इस प्रकार न्याय करने का कार्य न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक करे, नीति के क्रियान्वयन का कार्य कार्यपालिका शाखा स्वतंत्रता पूर्वक करे और नीति के निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका स्वतंत्रता पूर्वक करे। किंतु संघात्मक शासन व्यवस्था में, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे में समाहित रहती है, घनिष्ठ रूप से पर संबंधित रहती है। अतः यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है यह व्यवस्था। दूसरा है दलीय शासन, अर्थात ब्रिटेन और भारत जैसी शासन प्रणालियां आवश्यक रूप से दलीय व्यवस्था पर ही आधारित होती है। अतः वहाँ पर वे सभी दोष विद्यमान है जो दलीय व्यवस्था में
पाए जाते हैं। जैसे ब्रिटेन और भारत में मंत्रियों को उनकी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि दल के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इस व्यवस्था में सत्ताधारी दल द्वारा लूट के माल को दल के सदस्यों में बांटने की परंपरा रहती है। इस व्यवस्था में विरोधी दल में उपलब्ध योग्य एवं गुणी व्यक्तियों की सेवाओं से देश वंचित रहता है। इससे हमारा अभिप्राय यह है कि दलीय शासन से अभिप्राय है कि बहुमत दल को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है। और इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यदि 100 सदस्य हैं, 100 सीटें हैं और उनमें यदि 51 सीटें एक दल को मिल जाए और 49 सीटें दूसरे दल को मिल जाए, तो 51 सीट प्राप्त करने वाला व्यक्ति 51 सीटें प्राप्त करने वाला दल बहुमत दल कहलाने लगता है। जो कि एक विचित्र सी बात लगती है कि जहाँ 100 सीटें हैं वहाँ 49 सीटें विरोध में है। केवल एक सीट के कारण वो बहुमत दल साबित हो जाता है। यही नहीं, इस बहुदलीय व्यवस्था में एक और अवगुण है कि वो जो 51 सीट मिली है जिस दल को, वो दल अपने ही दल में से सरकार का निर्माण करता है, जबकि जो विरोधी हैं 49 सीटों वाला जो प्रतिपक्ष है उसमें हो सकता है अनेक राजनीतिक विशेषज्ञ हों, अनुभवी व्यक्ति हों। चूँकि वो भी लोकप्रिय हैं, वो भी चुनकर जनमत प्राप्त करके व्यवस्थापिका में पहुँचे हैं, अतः उनको भी सरकार निर्माण में सम्मिलित करना चाहिए यदि उसमें कोई योग्य व्यक्ति है। किंतु संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। अतः दलीय शासन अर्थात एक दल का ही शासन रहता है, जिससे कि जनता योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की योग्यता का लाभ उठाने से वंचित रह जाती है। अगली विशेषता है दलीय भावना का विकास, अर्थात ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में संकीर्ण दलीय भावनाओं का विकास होकर व्यापक राष्ट्रीय भावना का ह्रास होता है। वह राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित की चिंता के बजाय केवल दल के हित की चिंता में मग्न पाए जाते हैं। भारत और ब्रिटेन में राजनीतिज्ञ अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए भ्रष्ट एवं अनैतिक साधनों का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते हैं, अर्थात राष्ट्रहित और दल हित में वो दल हित को सर्वोपरि मानते हैं। इसी प्रकार अन्य अवगुण है व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में सैद्धांतिक तौर पर व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना जाता है और कार्यपालिका को उसके अधीन माना जाता है। लेकिन ब्रिटेन और भारत के व्यवहारिक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका की मात्र कठपुतली बनकर रह गई है। वहाँ कड़े दलीय नियंत्रण और कठोर अनुशासन के फलस्वरूप व्यवस्थापिका के सदस्यों की स्वतंत्रता का बहुत ह्रास हो गया है। इसी के साथ प्रत्यायोजित विधान, प्रशासनिक न्याय व्यवस्था और वर्तमान में अपनाई गई आर्थिक नियोजन ने ब्रिटेन व भारत में कार्यपालिका की शक्तियों में अत्यधिक और महत्वपूर्ण वृद्धि की है। कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्तियों को लॉर्ड हेवर्ट ने नवीन निरंकुशता
या मंत्रिमंडलात्मक अधिनायकवाद की भी संज्ञा दे दी है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली के फलस्वरूप व्यवस्थापिका की स्थिति मंत्रिमंडल की नीतियों और निर्णयों को अनुमोदित करने वाली संस्था बनकर रह गई है।